नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसे कल जो थी अपनी क्लास जो थी वो कोशिका के बारे में थी। ठीक है, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें होती है उनके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत देखा था कि कोशिका झिल्ली होती है, कई कोशिका ऐसी होती है जिनके अंदर भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो आज जो है कि कोशिका के अंदर जो है वो जो जीव द्रव्य पाया जाता है, उस जीव द्रव्य के अंदर जो कुछ झिल्ली युक्त और एक झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिनको बोला जाता है क्या, कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन देखेंगे कि दोहरी झिल्ली वाले कौन से होते हैं, एकल झिल्ली वाले कौन से होते हैं और झिल्ली रहित कौन से होते हैं। सबसे पहले है कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिका, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाते हैं, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कहलाते हैं। और इसमें भी सबसे पहला जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कौन सा है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। ठीक है, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। देखो आप देखोगे, एक तो जो पाई जाती है वो बाहर वाली, ये वाली झिल्ली है, और दूसरी जो है आपको जो पीले रंग की दिख रही है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे दो झिल्ली है, बाहरी झिल्ली। ठीक है, तो ये वाली जो कहलाती है वो आपकी कौन सी है, वो है आउटर मेम्ब्रेन, यानी बाहरी झिल्ली। आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको, बाहरी झिल्ली। और एक जो होती है वो होती है अपनी आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो झिल्लियों युक्त कोशिकांग होता है। पहली चीज इसमें ये याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल्स है या कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली वाला होता है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि बाहर की झिल्ली जो होती है वो तो स्मूथ होती है। ये कैसी होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, चिकनी होती है, चिकनी या स्मूथ होती है। और ये जो आंतरिक जो होती है झिल्ली वो कैसी होती है, वलयदार होती है, वलय युक्त होती है, वलय युक्त होती है। ठीक है, वलय युक्त होती है यानी वलय फोल्डेबल हो जाती है। ठीक है, आंतरिक झिल्ली जो होती है वो कुछ इस तरह से अंदर की तरफ क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो आप देखो कि उंगली नुमा क्या बनते हैं, संरचना बनती है, जिनको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। जो उंगली नुमा संरचना जो होती है उनको बोला जाता है क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, ये उंगली नुमा संरचना, इनमें ही पाए जाते हैं क्या, श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस जो होता है वो यही होता है। दूसरा होता है इनके अंदर एक तो खुद का ये राइबोसोम पाया जाता है। देखो राइबोसोम जो है वो कोशिका के अंदर जीवद्रव्य में भी पाया जाता है और राइबोसोम इसके अंदर भी पाया जाता है। और यहाँ जो पाया जाता है वो होता है 70S टाइप का राइबोसोम। इसका मतलब राइबोसोम का और भी प्रकार होंगे, यानी राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है 80S वाला और दूसरा जो होता है वो 70S वाला होता है। ठीक है, तो 70S वाला जो होता है वो केवल एक तो मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, जो और दूसरा जो मिलता है वो इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है, और मिलता है वो प्लास्टिड के अंदर या हरित प्लवक के अंदर मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि इसमें अंदर कुछ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है जो द्रव होता है जो पाया जाता है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। जो आप देखोगे कि जो आपको ये ब्लू रंग का जो द्रव दिख रहा है, ठीक है, ये इस द्रव को बोला जाता है क्या, ये मैट्रिक्स बोला जाता है। मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो इसकी ये है कि इसके अंदर खुद का डीएनए होता है। ठीक है, या ये क्या है, खुद का डीएनए, स्वयं का डीएनए होता है, का डीएनए, यानी ये अपने आप को खुद डिवाइड कर सकता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास में खुद का डीएनए होने के कारण ये अपने आप को क्या कर सकता है, खुद ही डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये तो थी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग है। ठीक है, जिसकी बाहर वाली झिल्ली जो स्मूथ होती है, अंदर वाली वलित हो जाती है, जो उंगली नुमा संरचना बनाती है, और जिनको बोला जाता है क्या, क्रिस्टी बोला जाता है। उंगली नुमा संरचनाओं को क्या बोला जाएगा, क्रिस्टी बोला जाएगा। ठीक है, ये क्रिस्टी बोला जाता है।
दूसरी बात, इन क्रिस्टी के अंदर क्या पाए जाते हैं, श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी श्वसन की जो क्रियाविधि संपन्न होती है वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो श्वसन की क्रियाविधि कहां संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है माइटो, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी खोज जो थी वो कॉलिकर ने की थी। सबसे पहली बार इसको देखा किसने था, कॉलिकर ने देखा था। ठीक है, कहां पे देखा था, कीटो में देखा था, तो कॉलिकर ने खोज की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो थी वो दिया था, वो बेंडा ने दिया था। किसने दिया था, तो कॉलिकर बेंडा, याद रखना, कॉलिकर बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया में कॉलिकर और बेंडा, कॉलिकर ने देखा और बेंडा ने उसको नाम दिया। इसको शक्ति ग्रह भी कहते हैं। कोशिका का क्या बोला जाता है, शक्ति ग्रह भी बोला जाता है। और शक्ति ग्रह किसने बोला था इसको, सीके विट्स ने बोला था, सीके विट्स ने बोला था। ठीक है, और ये जो कोशिका का शक्ति ग्रह का मतलब ये है कि ये ऊर्जा उत्पादन करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, होता है। ठीक है, कहां पे होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये ऊर्जा का संचय करता है, वो किस रूप में करता है, एटीपी के रूप में। ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो इसका नाम होता है। ठीक है, पूरा नाम है इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होती है, ऊर्जा की करेंसी होती है, ऊर्जा की मुद्रा है, ऊर्जा की क्या है, मुद्रा। कौन, एटीपी। एटीपी ऊर्जा की मुद्रा होती है। ठीक है, और ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में होता है, ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, ऊर्जा, एटीपी क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है। जितनी भी ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। जब भी उपयोग में आएगी, अपने शरीर को उपयोग में चाहिए कई सारी जैविक क्रियाओं के लिए, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस एटीपी को यूज में लिया जाएगा। फिर अपन भोजन करेंगे, फिर ग्लूकोज जाएगा, और फिर ग्लूकोज का क्या होगा, अपघटन होगा श्वसन प्रक्रिया के दौरान। यानी जब अपन खाना खाते हैं तो खाने से जो ग्लूकोज मिलता है वो ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंचता है, और कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन जब आती है तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज के कारण ये ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और जिसके द्वारा CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया जो होती है वो उसका जो संपन्न जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा जो बनती है। ठीक है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला गया है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है, और इसका नाम जो है वो किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। दोहरी झिल्ली वाला होता है, आंतरिक झिल्ली देखो फोल्डेबल है, फोल्डेबल होने के कारण ये उंगली नुमा संरचना बना देती है, जिसके को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, और यही पाए जाते हैं क्या, श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, या कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है, कोशिका के अंदर जो श्वसन जो होगी वो यहाँ पे होती है। भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण। भोजन में भी किसका ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज था, ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, क्या बनेगा, 6CO2 बनती है, 6H2O बनता है, और प्लस बनती है ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में। ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा यहाँ पे बनती है। जिन कोशिकाओं में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे सपोज मान लो कोई ऑर्गन जो है वो ज्यादा काम करता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो जो अंग, ऑर्गन, अंग, टिश्यू जो भी है उत्तक, जिनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वहां पर उन कोशिकाओं के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो भी कैसे होंगे, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उनकी संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, देखो दो ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, जिसके अंदर एक तो खुद का डीएनए मिलता है, ठीक है, और आरएनए मिलता है, और 70S प्रकार टाइप का जो है वो क्या मिलता है, राइबोसोम मिलता है। ये क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम।
खुद के राइबोसोम यहाँ पे मिलता है। तो ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है। और कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है, कि ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, तो वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। इन कोशिकाओं को, इनको अर्ध स्वायत्तशासी अंग भी बोला जाता है, क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता होती है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं एक के दो भाग में मतलब अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, यानी स्वयं विभाजित हो सकते हैं, स्वयं विभाजित हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोला जाता है, इसको अर्ध स्वायत्त अंग बोला जाता है, ठीक है। दूसरा जो ऑर्गेनेल्स है, यह भी दोहरी झिल्ली वाला युक्त ऑर्गेनेल्स होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका, दोहरी झिल्ली वाला होता है, ठीक है। अब देखो सुनो, इसके अंदर ये लवक है, लवक प्लास्टिड को बोला जाता है। देखो प्लास्टिड जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं के अंदर मिलते हैं, बाकी कई ये नहीं पाए जाते। तो पहली चीज, ये केवल पादप कोशिकाओं के अंदर ही पाए जाते हैं, पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा, मैंने आपको ये बताया था कि एक यूग्लिना नामक जो है जो ऑर्गेनिज्म था या जीव था, जो पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसमें भी ये वर्णक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, क्योंकि ये भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। इस कारण युग्लिना क्यों, और इसमें क्या होती है, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है। ये दोहरी झिल्ली वाला, लेकिन अपवाद में क्या है, युग्लिना। युग्लिना कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, कैसा हो, एक झिल्ली युक्त होता है, इक्वली झिल्ली युक्त है, ठीक है। युग्लिना कैसा है, युग्लिना एक झिल्ली युक्त है, एक झिल्ली युक्त, ठीक है, एक ही। लेकिन ये कैसा है, इसलिए ये अपवाद है। इसलिए युग्लिना को अलग से एक किंगडम है जिसका नाम है प्रोसिस्टा, उसके अंदर इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर अमीबा को भी पढ़ा जाता है, जिसके अंदर पैरामीशियम को भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो प्रोसिस्टा के अंदर इनको पढ़ा जाता है, प्लाज्मोडियम हुआ, ठीक है, इनको। इसके भीतर भी क्या पाया जाता है, डीएनए और 70S टाइप का राइबोसोम, और क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड कौन सा है, ये है अपने पास में क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोला जाता है क्या, हरित लवक। क्या बोला जाता है, हरित लवक, यानी और भी बहुत दूसरे भी होंगे लवक, ठीक है। इसलिए ये भी कैसा, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, ठीक है। क्यों, किसके कारण है, डीएनए के कारण। अर्ध स्वायत्त किस लिए बोला, ये कोशिका के अंदर भी कोशिका है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन, किसके कारण बोलते हैं, यहाँ पे डीएनए के कारण, ठीक है। इसके कारण इसमें कोशिका के अंदर भी क्या है, कोशिकांग होता है, कोशिका के अंदर कोशिका, क्योंकि डीएनए जो होता है वो केंद्रक में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और इस प्लास्टिड के अंदर मिलता है। ये है हरित लवक, जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, लवक जो होते हैं वो 3 तरह के हैं, ठीक है। 3 तरह के में पहला जो होता है वो जैसे अवर्णी लवक होते हैं, जिनको बोला जाता है लीकोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, लीकोप्लास्ट। दूसरा होता है जो वर्णी होता है, जिनको बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। तो 3 तरह के लवक होते हैं। लवक कितने तरह के हैं, 3 तरह के, ठीक है। पहला है लीकोप्लास्ट, दूसरा जो है वो है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा जो है ऊपर वाला है जिसको बोलते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट।
ये 3 तरह के जो वर्णक हैं वो पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट, ये देखो दोहरी झिल्ली है, बाहर एक झिल्ली है और एक आंतरिक झिल्ली है, ठीक है। तो ये बाहरी झिल्ली है, इसको बोलेंगे अपन बाहरी झिल्ली, ठीक है। और ये जो होती है वो क्या है, इसकी आंतरिक झिल्ली, ये इसकी क्या है, आंतरिक झिल्ली है। ये आंतरिक झिल्ली। अब यहां पे आपको ये सिक्के दिख रहे, ठीक है, कॉइन, इनको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है थैलेकॉइड, थैलेकॉइड बोला जाता है, ठीक है। ये थैलेकॉइड जो होते हैं, ये जब एक को सॉरी एक को थैलेकॉइड बोला जाता है, बहुत सारे जब होंगे तब इसको क्या बोला जाता है, ग्रेनम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेनम। तो एक जो है इस तरह से सिक्के के सिक्के हैं ये, ठीक है, जिनको पूरे को क्या बोला जाएगा, ग्रेनम बोला जाएगा। और एक को क्या बोला जाता है, एक को बोला जाता है क्या, थैलेकॉइड। और इस थैलेकॉइड के अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, क्लोरोफिल। तो आपको पूछे क्लोरोफिल कहां मिलता है, तो थैलेकॉइड के अंदर मिलता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है पर्णहरित, पर्णहरित, ठीक है। ये वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में ये क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है, ठीक है। तो ये है प्लास्टिड, ठीक है। इसके बाद में जो बीच में जो स्पेस है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। ये आया देखो थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड, एक को बोला जाएगा थैलेकॉइड बोला जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी संरचनाएं होती है। तो क्या याद रखना इसके अंदर, पहली चीज किसने खोजा था इसको, इसको खोजा था हैक्कल ने, ठीक है। ये कोशिका पादप में ही मिलता है, ठीक है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। और ये क्वेश्चन भी आया था रीट के अंदर कि जंतु कोशिकाओं के अंदर कौन सा कोशिका नहीं पाया जाता, ठीक है, तो उसमें प्लास्टिड था, ठीक है। तो प्लास्टिड जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता। दूसरा, पादप कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है। युग्लिना इसका अपवाद है, ठीक है। ये अपन कह सकते, क्यों, क्योंकि ये जंतु और पादप जगत दोनों के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें वर्णक मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। लेकिन इसपे झिल्ली जो होती है वो एक ही होती है, क्योंकि ये कैसा है, दोहरी झिल्ली वाला, द्वि झिल्ली वाला और ऑर्गेनल्स होता है। इसमें डीएनए मिलता है, इसलिए ये अर्ध स्वायत्त अंग है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर है लवक के प्रकार, अभी बताया मैंने, लवक के देखो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्ट, जो अवर्णी लवक होता है। अवर्णी का मतलब होता है जो रंग नहीं देते, ठीक है, रंग नहीं देते, ये रंगहीन होते हैं, जड़ों में भी पाए जाते हैं, ये जो जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। भोजन संग्रहण का कार्य जरूर करते हैं, ये क्या करते हैं, ये भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। सपोज मान लो ये वसा का कार्य करता है, तो इनको बोला जाता है एलियोप्लास्ट। वसा नाम से पता लगा, ठीक है, एलियोप्लास्ट ऑयल आता है, ठीक है, तो वसा का संग्रहण करते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, उससे याद रखना एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च से रिलेटेड है, यानी ये किससे करता है, स्टार्च का संग्रहण करता है। और इसमें आपको पता लग जाएगा क्या, प्रोटियोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन का संग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये है अवर्णी लवक, जिनका काम होता है भोजन का संग्रहण करना, ठीक है। ये वर्णक भोजन के संग्रहण में मदद करते हैं, ठीक है। और ये वसा का करता है, उसको एलियोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। और जो प्रोटीन का करता है, या सॉरी स्टार्च का करता है, उसको बोला जाता है क्या, एमाइलोप्लास्ट। और प्रोटीन का करता है उसको बोला जाता है प्रोटियोप्लास्ट कहा जाएगा। दूसरा एक वर्णक होता है जिसको बोलते हैं अपन वर्णी लवक। वर्णी मतलब वर्ण का मतलब होता है रंग, जो रंग देते हैं वो कहलाते हैं वर्णी लवक। क्या कहलाते हैं, वर्णी लवक। जैसे आपने देखा होगा कि फूलों का जो प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर, क्योंकि ये पौधों के अंदर पाए जाते हैं, पौधों के अंदर आपने देखा होगा कि पौधों का कलर जो होता है, फूलों का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। किसी में आपने देखा होगा गुलाबी होता है, किसी में आपने देखा पीले होते हैं, ठीक है। तो ये कलर जो आते हैं वो कौन देता है, तो ये देता है क्रोमोप्लास्ट। कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। इसमें कैरोटेनॉइड्स वर्णक के कारण विभिन्न रंग दर्शाते हैं, जैसे फूलों के रंग, फूलों एवं फलों के रंग, फलों के रंग जो होते हैं वो इसके कारण आते हैं, ठीक है। जैसे टमाटर का जो कलर जो लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। और जेंटोफिल एक आता है, जेंटोफिल,
ज़ेंथोफिल जो होता है वो देता है अपने को पीला रंग, ठीक है। तो पीला रंग जो होता है। दूसरी चीज, तीसरा जो वर्णक है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये जो होता है इसका कलर फिक्स होता है, ये हरे रंग का होता है, ठीक है। और ये वर्णक पौधों को हरा रंग देता है। इसके अंदर पाए जाने वाला एक वर्ण है जिसका नाम है पनहरित। इसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक के अंदर पनहरित पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। और ये क्या देता है? हरे रंग। हरा रंग जो होता है पौधों को हरा रंग देता है। ठीक है। तो जो जो पौधे का भाग हरा दिखाई देता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह होता है कि पौधे अपना खाना जो होता है वो स्वयं बनाते हैं। इस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो सूर्य का प्रकाश आता है उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य, अवशोषण करने का कार्य कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल के अंदर अगर आपको पूछे हरित लवक के अंदर या क्लोरोफिल के अंदर जो केंद्रीय जो क्या बोलते हैं एलिमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो मैग्नीशियम होता है। अपने हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, पनहरित के अंदर मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो जो क्लोरोफिल है उसमें सेंटर के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और अपने रुधिर के अंदर कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के अंदर। तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, एनीमिया जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये अब ये वर्णक जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं। ये इसमें चेंज हो सकता है कैसे? जैसे आपने देखा हो टमाटर जब कच्चे होते हैं तो हरे रंग के दिखते हैं, यानी उसमें कौन सा वर्णक है? उसमें है हरित लवक है, ठीक है। लेकिन जब पक जाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, यानी वो किसमें बदल गया? क्रोमोप्लास्ट के अंदर बदल गया। ये वर्णक आपस में क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ये हरित लवक किसमें चेंज हो सकता है? वर्णी लवक के अंदर चेंज हो सकता है। तो तीन प्रकार के क्या है? वर्णक है, अवर्णी, वर्णी और हरित, ठीक है। जिसको ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट बोला जाएगा, ठीक है। ये भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। वसा का करते हैं उसको एलियोप्लास्ट बोला जाएगा। प्रोटीन का करते हैं उसको प्रोटियोप्लास्ट बोला जाएगा। स्टार्च का करते हैं उसको एमाइलोप्लास्ट बोला जाएगा। वर्णी लवक जो होते हैं जो क्या कैरोटीन वर्णक पाए जाते हैं इसके अंदर, और ये फूल और फलों के रंग जो होते हैं वो इनके कारण होते हैं। जैसे टमाटर का लाइकोपिन के कारण होता है, पीला रंग जो होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। हरित लवक जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये और हरा रंग देते हैं क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं वो क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक का पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है गोल्गी काई। ये एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है। जो एक ही झिल्ली से गिरा हुआ होता है, ये इकाई कला से गिरा हुआ रहता है। इसकी खोज नाम से पता लग रहा है, ठीक है। तो कैमलियो गोल्गी आएगा, ठीक है। कैमलियो गोल्गी जो है इसको 1858 ईस्वी के अंदर इसको खोजा गया था, इसलिए इसके नाम से इसका नाम क्या रख दिया? गोल्गी काई रख दिया। ये इसमें अलग अलग होता है। ल्यूमेन का मतलब होता है गुहा, ठीक है। ये इसके फेस होते हैं, एक तो सिस फेज होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो ट्रांस फेज होता है। अब इनका कार्य क्या होता है? ये देखो पैकेजिंग का काम करता है, क्योंकि ये इसके पास में जो होगा वो ईआर होगा, एक तरफ ईआर होगा, ठीक है। ईआर क्या करेगा? ईआर का काम जो होता है वो केंद्रक के पास में होता है। कहां पे पास में होता है? ये केंद्रक के पास में। केंद्रक के पास में हो, ये इसके पास में। ये बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन को जब किसी में भेजना होता है आगे, जब इसको कई साइटोप्लाज्मा के अंदर जब इसको छोड़ना होता है या सेल के बाहर भेजना होता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो अपने घर में सामान है और सामान अपने को कई और दोस्त के वहां पहुंचाना है जो कोई दूर रहता है, तो अपन क्या करेंगे? उसको ऐसे के ऐसे अपन नहीं पहुंचाएंगे, पहले उसकी क्या करेंगे? अच्छे से पैकेजिंग करेंगे। उसको मटेरियल को बॉक्स लाएंगे, बॉक्स के अंदर या कोई भी थैली है उनके अंदर उसको अच्छी तरह से पैक करके फिर अपन उसको क्या करेंगे? कोरियर करवाएंगे या
किसी के साथ में भेज देंगे। तो यहां पे भी ये होता है कि प्रोटीन जो बनता है, जो प्रोटीन मूव करके आता है, जो प्रोटीन आएगा, ठीक है, तो जो प्रोटीन आएगा तो इसकी पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग का कार्य जो होता है वो कौन करता है, ये गोल्गी काय करता है, ठीक है, पैकेजिंग का कार्य करता है, इसको मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है, यानी उनमें क्या लाएगा, कुछ ना कुछ चेंज करके क्या करता है, उसको पैकेजिंग करके फिर ये आगे की तरफ इसको भेजता है, ठीक है। तो पैकेजिंग का काम अगर पूछा जाए तो कौन करता है, गोल्गी काय करता है। इसका मुख्य जो कार्य है वो है स्त्राव का। पादप कोशिकाओं के अंदर सेल प्लेटों का निर्माण करता है। सेल प्लेट काम आती है कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में। कोशिका जब विभाजित करती है पादप कोशिका के अंदर तो ये सेल प्लेट होती है। इस तरह से ये कोशिका एक केंद्रक यहाँ पे है, एक केंद्रक यहाँ पे, ये केंद्रक है, ठीक है। इस केंद्रक के बीच में ये पट्टी बन गई, इसको बोलते हैं अपन सेल प्लेट, ठीक है। तो सेल प्लेट का निर्माण जो होता है, ठीक है, वो कौन करता है, ये गोल्गी काय करता है। अब ये दो भाग हो गए, दो कोशिका बन गई, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन एवं वसा का रूपांतरण, वही रूपांतरण मतलब मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है। तो ये रूपांतरण करता है। मानव में शुक्राणु में एक्रोसोम, मानव के जो शुक्राणु होते हैं उनके जो हेड पार्ट होते हैं, ठीक है, इस तरह से ये शुक्राणु होता है, इसका जो हेड पार्ट होता है यहाँ पे, इसको बोला जाता है क्या, एक्रोसोम बोला जाता है। और एक्रोसोम में क्या होता है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम, जो क्या करेंगे अंडाणु में घुसने में, ठीक है, क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। यानी इसका केंद्रक जो होता है, ये इसका केंद्रक है शुक्राणु का, तो केंद्रक को अंडाणु में प्रवेश करवाने के लिए इसमें एक्रोसोम, ये इसका निर्माण भी कौन करता है, गोल्गी काय करता है। लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है, गोल्गी काय करता है। लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है, गोल्गी काय करता है। लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है। तो ये कार्य है, पहला हुआ कि ये मॉडिफिकेशन करता है, जो प्रोटीन वगैरह बनते हैं उनका मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है, रूपांतरण करता है, ठीक है, पैकेजिंग करता है। उसके बाद में ये जो है वो क्या करेगा, हाँ, कुछ स्त्राव भी करता है, संश्लेषण भी करता है वसा का, ठीक है। और एक्रोसोम जो होता है वो भी इसी से बनता है, और लाइसोसोम जो होता है वो भी इसका निर्माण जो होता है वो यही करते हैं। ये होता है क्या, गोल्गी काय। इसमें एंजाइम का संश्लेषण होता है, तभी देखो आपने देखा कि एक्रोसोम के अंदर भी एंजाइम्स आए थे, ठीक है। ये स्त्राव भी करते हैं एंजाइम का, झिल्ली के रूपांतरण में योगदान करता है ताकि झिल्ली से निर्मित अन्य संरचनाएं, ठीक है, वो बनी रहे। अन्य संरचना जो बनानी है उसमें झिल्ली के रूपांतरण में मदद करता है। लैंडकाई, जिसको लाइसोसोम बोला जाता है, अग्रपिंड एक्रोसोम, ठीक है, जालिका बन सके, पैक्टिन श्लेष्म वित्तीय या तत्वों का संश्लेषण करता है, ठीक है। तो इनके निर्माण में ये मदद करता है, श्लेष्म के, पैक्टिन में, ठीक है। तो मेन जो याद रखना है वो अपने ये वाली चीजें, ये वाली दो वाली, एक्रोसोम का निर्माण और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्गी काय करता है। फिर होती है अंतःप्रदव जालिका, जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। देखो ईआर जो होती है वो दो तरह की होती है, ईआर जो है वो दो तरह के, शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं इसको, अंतःप्रदव जालिका को, ठीक है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम को। ईआर जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है जो न्यूक्लियस से लगी हुई रहती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक ईआर तो मिलती है केंद्रक के जस्ट पास में, ठीक है। और दूसरी जो ईआर जो होती है वो मिलती है अपने को जीव द्रव्य के अंदर। कहां पे मिलती है, जीव द्रव्य के अंदर मिलती है, ठीक है। तो जो जीव द्रव्य के अंदर मिलती है वो होती है स्मूथ, ठीक है, और जो केंद्रक के पास में होती है वो होती है कैसी, रफ। तो दो तरह की होती है, रफ भी होती है और स्मूथ भी होती है। तो देखो कोशिकाओं के केंद्रक में या कोशिका कला के बीच में नलिकाओं के जाल के रूप में ये
और पाई जाती है। इसका नाम जो है था, नामकरण किसने किया था? पॉटर के द्वारा किया गया था। किसने किया था? इसका नामकरण पॉटर के द्वारा किया गया था। अंतःप्रदेश जालिका, ठीक है, द्वारा कोशिकाओं में प्रोटीन, देखो सबसे मेन काम जो होता है वो इसका क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। दूसरा होता है खनिज लवण, एंजाइम, शर्करा एवं जल के परिवहन में होता है। इसका उपयोग क्या होता है? प्रोटीन को बनाने में, खनिज लवण को, एंजाइम को, इनके परिवहन में क्या करता है? ये मदद करता है। कौन? ईयर। अब देखो दो तरह की है, एक तो होती है कणिका में, ये देखो ये होती है स्मूथ, ये आपको दिख रही है, ये कैसी है? स्मूथ है। ये आपको दिख रही है तो इसमें कण दिख रहा है। ये कण क्या है? ये कण क्या है? ये कण है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम है। ये राइबोसोम, और राइबोसोम का एक ही काम होता है, क्या? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसलिए ये जो काम जो करेगी वो क्या करेगी? प्रोटीन के निर्माण में मदद करती है। ठीक है, तो रक्त क्यों बोला जाता है? अब आपको देखो कैसे दिख रही है, ये ऐसे दिख रही है जैसे छाले हो गए इसके ऊपर। ठीक है, तो ये रफ होने का कारण क्या है? क्योंकि ये आपको जो पीले रंग के जो दिख रहे हैं ये रफ होने का कारण है। और पीले रंग का है क्या चीज? ये राइबोसोम है। ठीक है, तो राइबोसोम इनकी सतह पर मिलने के कारण ये कैसी हो जाती है? रफ हो जाती है। ठीक है, खुरदरी हो जाती है। कैसी है? खुरदरी या कणिकामय। तो कणिकामय अंतःप्रदेश जालिका या खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका, या इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। क्या बोला जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो रफ वाले का काम क्या हुआ? प्रोटीन संश्लेषण का काम हुआ। दूसरी होती है चिकनी, जो पाइपें दिख रही है ये वाली। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। ये होती है स्मूथ। ठीक है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम नहीं होते इसलिए स्मूथ है। राइबोसोम यानी ये दाने नहीं है, और दाने क्या है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम इसके ऊपर नहीं है इसलिए ये कैसा है? ये जो है वो स्मूथ है। ठीक है, चिकनी है। अब स्टीरॉयड के संश्लेषण में ये मदद करती है। स्टीरॉयड यानी फैट, वसा के संश्लेषण में मदद करती है। कार्बोहाइड्रेट को संचित करने में भी मदद करती है। तो इसका काम क्या हो? तो टोटल मिला के ईआर का काम क्या है? प्रोटीन के निर्माण में, स्टीरॉयड के संश्लेषण में, कार्बोहाइड्रेट को संचित करने में, ये इनके कार्य हुए। ठीक है, तो ये तीन जो कार्य है वो अपने को याद करने हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? कि दो प्रकार की होती है। एक तो केंद्रक से जुड़ी हुई रहती है, एक साइटोप्लाज्मा में रहती है। तो केंद्रक के पास में होती है, उनके ऊपर क्या मिलते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम मिलने के कारण ये कैसी दिखती है? रफ। ठीक है, और ये काम क्या होता है? प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना या सिंथेसिस करना उसको। ठीक है, तो ये काम जो है वो सेम ये करता है। ठीक है, अब ये प्रोटीन बनाएगा, किसको भेजेगा? गोल्जी काय को। गोल्जी काय इसको क्या करेगी? रूपांतरण करेगी। रूपांतरण करके फिर इसको जहां भेजना होगा वहां पे भेज देगी। नेक्स्ट है लाइसोसोम। अभी बताया था लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? लाइसोसोम का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? गोल्जी काय से होता है। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम ये एकल झिल्ली वाले कला से बना हुआ होता है। ठीक है, थैली नुमा संरचना होती है, मतलब आप देखोगे तो इस तरह से ये संरचना होती है। इनका निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। निर्माण किससे हुआ? गोल्जी काय से हुआ। ठीक है, इसकी खोज जो थी वो क्रिस्टिन डी डुवे ने की थी। क्रिस्टियंस डी डुवे ने की थी। ठीक है, तो डुवे ने क्या की थी? लाइसोसोम की खोज की थी। ठीक है, बना किससे? गोल्जी काय से। किसने खोजा? डी डुवे ने। इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, ये याद रखना, ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली बोला जाता है। ठीक है, ये बात इसकी क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अंतःकोशिकीय पाचक विघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। ये भी बात इसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है? जब कई बार, सीधी सी बात है, जब WBC जो होती है, ठीक है, उनके अंदर ये लाइसोसोम पाए जाते हैं। जब कोई बाहर से कोई जीवाणु वगैरह अपने शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, तो ये जीवाणु जैसे जाएगा अंदर लेके लाइसोसोम क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। और भ्रष्ट होके क्या हो जाता है?
ये जैसे ही जीवाणु आया ये भ्रष्ट हो जाएगा और भ्रष्ट होके क्या कर देगा, ये जीवाणु का क्या कर लेगा, पाचन कर देता है, खुद की सेल भी मर जाती है और उसको भी मार देता है ये। ठीक है, तो ये कार्य, जैसे जीवाणु आएगा, जीवाणु आके क्या करेगा, जैसे ही डब्ल्यूबीसी के पास में आएगा तो डब्ल्यूबीसी में जो न्यूट्रोफिल होती है वो वहां पे जाती है। ठीक है, और जैसे ही वो अपने अंदर ले लेगी जीवाणु को, तो अंदर जो है लाइसोसोम पड़ा है, क्योंकि लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जो पाचक एंजाइम ये भ्रष्ट हो जाएगा, फट जाएगा। फटने से क्या हो जाएगा, इसके एंजाइम जो होंगे, विघटनकारी जो एंजाइम जो होते हैं, पाचक एंजाइम जो होते हैं, पाचक एंजाइम जो होते हैं वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आके क्या कर लेंगे, उसको नष्ट कर देंगे और खुद भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए देखो, खुद को खुद ने मारा, इसलिए इसको बोल लेता है, क्या जाता है, आत्मघाती थैली बोला जाता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है। ये शरीर में क्षतिग्रस्त मृत कोशिकाओं का विघटन करता है। जैसे सपोज मान लो कोई शरीर के अंदर कोई मृत कोशिका होगी, क्षतिग्रस्त कोई हो गया, तो उनको मारने का कार्य जो होगा वो ये करता है। लाइसोसोम अधिक मात्रा में मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये दोनों जो है वो डब्ल्यूबीसी है। ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, आपने सुना होगा नाम, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है, ठीक है, यहाँ पे ये ज्यादा मात्रा में मिलता है। क्योंकि रोगों से लड़ने का काम जो होता है वो डब्ल्यूबीसी करता है अपने अंदर। ठीक है, और जैसे ही कोई जो जीवाणु वगैरह, अभी बोला मैंने कि जैसे ही जीवाणु वगैरह इस अंदर आता है तो उस मोनोसाइट के अंदर या न्यूट्रोफिल, अभी मैंने नाम भी बोला था न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये जो होते हैं इन सेल के अंदर जो लाइसोसोम की मात्रा जो होती है वो अधिक पाई जाती है। कारण क्या है, क्योंकि अपने को बचाना है, अपने शरीर को। ठीक है, तो ये जैसे ही इसके अंदर जब जीवाणु प्रवेश कर जाएगा इन दोनों कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, तो इन दोनों कोशिकाओं के अंदर जैसे ही ये प्रवेश कर जाएगा न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट है उनके अंदर, तो ये क्या करती है, जैसे ही अंदर लिया तो अपना जो लाइसोसोम होगा वो क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। अब ये सेल के अंदर जीवाणु तो आ गया, अब ये खुद तो मरेगा ही मरेगा और जीवाणु को भी क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, ये जो है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, आत्मघाती थैली बोला जाता है। अंड कोशिका में भेदन में शुक्राणु को प्रवेश कराने में मदद करता है। ठीक है, अंड कोशिका में भेदन में भी मदद करता है। पादप कोशिकाओं में परिपक्व जो जाइलम होता है, ठीक है, कोशिकाओं की समस्त कोशिकाओं में लाइसोसोम की सक्रियता के कारण क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर लाइसोसोम पादप कोशिका के अंदर जो जाइलम होता है कि कोशिका की समस्त जो कोशिकाएं होती है, कोशिकीय पदार्थ होता है, वो लाइसोसोम की सक्रियता के कारण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर ज्यादा लाइसोसोम सक्रिय हो गया तो वो क्या हो जाएगा, फट के वो उनको भी क्या कर लेगा, नष्ट कर देगा। तो इसमें याद यह रखना है, किसने खोजा इसको, डी ड्यूवे ने खोजा। ठीक है, किससे बना, गोल्जी काय से बना। इसमें विघटनकारी क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और ये क्या करता है, कभी भी शरीर में जो मृत कोशिका है उनमें ये उनको नष्ट करता है, और ये जब फट जाता है तो इसमें विघटनकारी जो एंजाइम होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आके उस सेल को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी खुद की सेल ने खुद को मारा, इसलिए बोला जाता है आत्मघाती थैली बोला जाता है। नेक्स्ट है तारक। देखो तारक क्या होती है, ये जो है वो क्या, झिल्ली रहित है, झिल्ली रहित। तारक को खोजा किसने था, बेंडेन ने। किसने खोजा था, बेंडेन। कब से, 1883 में। पहली चीज यहां देखो, अभी प्लास्टिड पढ़ा था अपन ने, तो प्लास्टिड के अंदर क्या बातें ध्यान रखिए कि ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर पाया नहीं जाता। और ये ऐसा है कि केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा, पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका में ये कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये दोनों जो है, इस बात को ध्यान जरूर रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि पादप कोशिका के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइज नहीं पाया जाता, तो वो होता है तारक का। जंतु कोशिका में कौन सा नहीं पाया जाता, तो वो होता है प्लास्टिडिया लवक। मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है, अफवा जो है वो अमीबा के अंदर नहीं पाया जाता, अमीबा के अंदर भी नहीं पाया जाता,
अमीबा जो जंतु कोशिकाओं में आता है, ठीक है, उनके अंदर ये नहीं पाया जाता। और दूसरा है जो पादप कोशिका के अंदर किसी में भी नहीं पाया जाता। इसके पास तारे जैसी आकृति होती है, ठीक है, के रूप में पाया जाता है ये। और मुख्य कार्य होता है इसका कोशिका विभाजन में। मेन कार्य जो होता है वो क्या है, कोशिका विभाजन में इसके मुख्य कार्य होता है कि कोशिका विभाजन के समय ये जो होता है तारक का दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको बोला जाता है तारक केंद्र। तो देखो तारक का ठीक है काय और तारक काय किसमें बढ़ गई, दो भागों में, इनको बोला जाएगा तारक केंद्र, ठीक है, तारक केंद्र। और तारक केंद्र से क्या निकलती है, रे निकलती है, ठीक है, इनको बोला जाता है तर्कु तंतु, तर्कु तंतु। और ये कब बनते हैं, कोशिका विभाजन के समय, विभाजन के समय, ठीक है। और यहां से कौन जुड़ता है, इसके गुणसूत्र, कल बताए थे गुणसूत्र आपको, जो गुणसूत्र होते हैं वो यहां से इस तरह से जुड़ते, ठीक है। तो ये समय तंतुओं का निर्माण ये तंतु के निर्माण में मदद करता है। शुक्राणु का जो पूछ भाग होता है, शुक्राणु जो होते हैं उनके जो पूछ भाग होते हैं ये इस तरह से, ठीक है, ये पूछ भाग जो होता है उसका निर्माण भी कौन करता है, ये तारकाएं करती है, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली बात खोज बेंडन ने की थी, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ध्यान रखना, पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होता है, पादपों में ये नहीं पाया जाता, ठीक है। और दूसरी चीज ये अमीबा में भी नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट जो है कि ये तारक केंद्र के रूप में ये बदल जाते हैं और तारक केंद्र से बनते हैं तर्कु तंतु, जो कोशिका विभाजन में क्या करते हैं, गुणसूत्रों से लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। और शुक्राणु की पूंछ भी क्या बनती है, इसी से ही बनती है। नेक्स्ट है राइबोसोम। देखो राइबोसोम अभी अपन ने देखा था, राइबोसोम जो होता है वो क्या है कि वो जो है आपको उसमें जो ER था, रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम थी, उधर भी मिल रहा था, और ये जीवधरी में भी मिलता है, ठीक है। तो इसकी खोज जो थी वो क्लाडे ने की थी, नामकरण पेलेड ने दिया था, ठीक है, पेलेडे ने। RNA पाया जाता है इसमें, RNA पाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या पाया जाता है इसमें, RNA पाया जाता है। कणिका में अंतःप्रदेश जालिका के दानों के रूप में ये पाया जाता है, अभी बताया था RER के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में भी स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है। दूसरा अगर और देखें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। और देखें तो ये लवक में भी पाया जाता है, लवक में भी पाया जाता है, ठीक है। कोशिकांग में के भीतर भी कोशिकांग, कोशिका के अंदर देखो भाई, ये भी खुद भी कोशिकांग है, कोशिकांग के भीतर भी कोशिकांग है। तो कोशिकांग के भीतर भी कोशिकांग है, ठीक है। कौन है, राइबोसोम, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और लवक में भी पाया जाता है। RNA और प्रोटीन से निर्मित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। देखो कितने, एक तो होता है जो है राइबोसोम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है 70S टाइप का और एक होता है 80S टाइप का, ठीक है। 70S टाइप का जो होता है उसकी दो इकाई होती है, यानी ये 30 और 50 से मिलकर बना हुआ होता है। एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, दोनों जब मिलते हैं तो 70S बन जाते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो होता है 60 और 40 का, अपन को प्लस नहीं करना है, ध्यान रखना, ये तो 80 हो जाएंगे ये तो, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है कि ये जो 70S टाइप का किस किस में मिलता है, एक तो मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। दूसरा किस में मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तीसरा ये कहां मिलता है, ये मिलता है लवक में, लवक, लवक कौन सा भी, हरित लवक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पे किस किस में मिल रहे हैं, तीनों में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और लवक में भी मिलता है।
ये क्या मिलता है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है, यूकैरियोटिक कोशिका, जो आपको कल मैंने बताई थी कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके अंदर 80S टाइप का मिलता है और प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम का मेन कार्य जो है वो क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, मेन कार्य याद रखना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कारखाना भी बोला जाता है प्रोटीन का, या कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले किसने खोजा था, क्लाडे, ठीक है, क्लाडे ने खोजा था। पेलेडे ने इसको नाम दिया था। ये आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है, अंतःप्रदेश जालिका के ऊपर भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है और लवक के अंदर भी पाया जाता है। ये कोशिका के अंदर क्या है, कोशिकांग है, क्योंकि देखो माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक कोशिकांग है, उसके अंदर राइबोसोम है तो वो भी कोशिकांग है, तो कोशिका के अंदर ये कोशिकांग भी पाया जाता है। आरएनए और प्रोटीन से निर्मित होता है। ये दो भाग होते हैं इसके, 70S टाइप का और 80S टाइप का। 70S टाइप का प्रोकैरियोटिक में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और लवक में मिलता है। 80S टाइप का यूकैरियोटिक में मिलता है। कार्य इसका प्रोटीन संश्लेषण का, और इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन कहा जाता है। कि इसका मेन काम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण है, याद रखना, प्रोटीन संश्लेषण, इसका कार्य जो है वो प्रोटीन संश्लेषण है। मेन कार्य क्या है इसका, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है रिक्तिका। देखो रिक्तिका क्या है, जब अपन ने पादप कोशिका को देखा तो पादप कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ी थी। पादप कोशिका में रिक्तिका जो थी वो इस तरह से इतनी बड़ी है, वो केंद्रक को बहुत साइड में खिसका देती है। ये केंद्रक है पादप कोशिका। बाहर वाली कौन सी झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति। अंदर वाली कौन सी है, कोशिका झिल्ली। और ये जो खाली दिख रहा है आपको काजू जैसा, ये क्या है, ये है रिक्तिका। इसकी खोज लीवेनहॉक ने की थी, लीवेनहॉक वही, ठीक है, जिसने क्या किया था, जीवित कोशिका को। रिक्तिका जो है वो, इसकी जो झिल्ली होती है उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी झिल्ली, जो रिक्तिका की झिल्ली होती है उसको बोला जाता है क्या, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कैसी होती है, छोटी होती है या अनुपस्थित होती है। ठीक है, या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बहुत छोटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका में कैसी मिलती है, बड़ी मिलती है। क्योंकि पादप कोशिका में देखो उत्सर्जन करने के लिए अपने अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन वगैरह सिस्टम वगैरह दे रखे, पादप कोशिका में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। ठीक है, या पादप के अंदर तो यहाँ पे अतिरिक्त जल अगर है तो वो इसमें स्टोर रहता है, अपशिष्ट पदार्थ इसमें स्टोर रहते हैं, स्रावित पदार्थ जो होते हैं वो इसमें क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। इसको कोशिका रस कहा जाता है। इसके अंदर जो रस होता है जो भी होगा उसको बोला जाता है कोशिका रस। क्या बोला जाता है, कोशिका रस कहा जाता है, कोशिका रस कहा जाता है। जो इसके अंदर द्रव मिलता है उसको बोला जाता है कोशिका रस। ठीक है, रिक्तिका जो है अंतःप्रदेश जालिका के रूप में वो उत्पन्न होती है। रिक्तिका का जो है उत्पन्न कहां से होती है, अंतःप्रदेश जालिकाओं के रूप में होती है। ठीक है, अंतःप्रदेश जालिका क्या करती है, उसको जो वेसिकल होती है उनके अंदर ये बनाती है। कार्य के आधार पर ये तरल रसदानी भी पाई जाती है, वायु को स्टोर करने वाली रसदानी भी पाई जाती है, तो वायु रसदानी। ठीक है, संकुचनशील जो रसदानी होती है वो, ठीक है, खाद्य रसदानी जैसे अमीबा के अंदर बनती है वो खाद्य रसदानी बनती है। ठीक है, तो ये रसदानी जैसे कार्य के हिसाब से फिर इनका अलग अलग है। वायु के जो वायु इसके अंदर उपस्थित है तो वायु रसदानी, तरल पदार्थ है तो तरल रसदानी है, संकुचन जो संकुचन होती रहती है, ठीक है, तो वो संकुचन रसदानी है। और खाद्य रसदानी जिसमें खाद्य पदार्थ क्या होता है, संशय होते हैं, वो क्या होती है, खाद्य रसदानी होती है। तो रसदानी लीवेनहॉक ने की थी। याद, टोनोप्लास्ट जरूर याद रखना, इंपोर्टेंट है टोनोप्लास्ट। ठीक है, रिक्तिका के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, रिक्तिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका रस कहा जाता है। ठीक है, ये थे कोशिकांग। अब अपन आज की क्लास में यही है कोशिकांगों के बारे में। अब अपन लेते हैं कुछ सवाल। पहला है, जीवाणुओं में श्वसनीय अंग होता है। जीवाणुओं के अंदर कल आपको बताया था प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या मिलता है, मीसोसोम मिलता है। ठीक है,
देखो प्रोकैरियोटिक में अंदर जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, तो केंद्रक तो होगा लेकिन केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं होगी, तो ये तो होने वाला नहीं है। हरित लवक इसमें मिलता नहीं है, लेकिन कुछ में ही मिलता है, लेकिन वास्तव में वो हरित लवक नहीं होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होगा भी नहीं, तो ये तो होगा भी नहीं, ये भी नहीं होता है, ठीक है। केंद्रक इसमें वेल डेवलप होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मीसोसोम होगा, कि मीसोसोम काम करता माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा, ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में पाए नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत जो होती है उसकी जरूरतों को पूरा कौन कर रहा है, मीसोसोम कर रहा है, ठीक है। यानी श्वसन संबंधी जो एंजाइम पाए जाएंगे वो किसमें पाए जाएंगे, मीसोसोम में पाए जाते हैं, और इंपोर्टेंट भी है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कंप्लीट सेल और इनकम्प्लीट सेल और कंप्लीट सेल, पूर्ण जो है कोशिकाएं, और ये कैसी जो है ये अपूर्ण है, और ये कैसी है, पूर्ण है। प्रो मतलब अपूर्ण और यू मतलब पूर्ण। कोशिका जीवों में क्यों कोशिकाओं में किस संरचना के आधार पर अंतर किया जा सकता है, बताओ, ठीक है। क्या केंद्रक को देख के, नहीं। केंद्र कोशिका द्रव्य को देख के, नहीं। कोशिका भित्ति को देख के, नहीं। तो किसको देख के, केंद्रक की झिल्ली को देख के। केंद्रक झिल्ली जिसमें उपस्थित है वो यूकैरियोटिक है, और जिसमें नहीं है वो कौन सी है, प्रोकैरियोटिक है। तो इसका आंसर क्या होगा, केंद्रक झिल्ली, क्योंकि केंद्रक झिल्ली ही डिपेंड करती है कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। मेन जो बेस जो है वो केंद्रक झिल्ली है, उसके बाद में फिर अपन ऑर्गेनेल्स को लेते हैं। तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली जो है वो कैसे है, इसको देख के अपन पता लगा सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट है, केंद्रक का अभाव किसमें होता है। देखो प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है, मोनोसाइट में भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में भी पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता वो है ये वाला, ठीक है। तो ये क्लॉस में थोड़ा अलग हो जाएगा। तो किसमें होता है, आरबीसी के अंदर, और इसके साथ में और था कौन सी, चालनी नलिका में, चालनी नलिकाओं में, नलिकाओं में केंद्रक का नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, ये तो सबको आता होगा। क्या गोल्गी को, लाइसोसोम को, हरित लवक को, या माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सही आंसर क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। ऊर्जा किस रूप में रहती है, एटीपी। एटीपी क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है, ठीक है। किसकी मुद्रा है, ऊर्जा की मुद्रा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन जो है वो अभी आया था, क्या था कोशिका का इंजन। कोशिका का इंजन किसको बोलेंगे, गोल्गी को, लाइसोसोम को, रिक्तिका को, या राइबोसोम को। इंजन मतलब बनाता है, मैन चलाता है, बनाने का काम तो कौन करता है, राइबोसोम करता है। कौन करता है, राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट जो है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होता है। दोहरी झिल्ली कौन सा है, ठीक है, हरित लवक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, या सभी है। दोहरी झिल्ली, हरित लवक पे दोहरी झिल्ली मिलती है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी दोहरी झिल्ली है, ठीक है, अंतर झिल्ली वो फोल्ड हो गई थी, क्रिस्टी का नाम लिया था अपन ने। केंद्रक पे भी डबल झिल्ली होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सभी तीन ऑर्गेनेल्स है, और इंपॉर्टेंट याद रखना इसको कि ये तीन ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिनके ऊपर क्या मिलता है, अपने को दोहरी झिल्ली मिलती है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिकाओं में अभाव होता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं मिलता, जंतु कोशिका में केंद्रक मिलता है, रिक्तिका भी मिलती है, ठीक है, तारक का भी मिलती है, क्या नहीं मिलता, हरित लवक नहीं मिलता, क्योंकि हरित लवक किसमें मिलता है, केवल पादप में। और पादप में जो है वो क्या नहीं मिलता, तो क्या नहीं मिलता, तारक का है, तारक का है। पादप में कैसी होती है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, ठीक है। और ये सवाल रीट में आया भी था। कोशिका में अंतःकंकाल जो बनता है, अंतःकंकाल देखो, अंतःकंकाल जो बनता है वो राइबोसोम से नहीं, लाइसोसोम से भी नहीं, गोल्गी ऑपरेटर, ये बनता है माइक्रोट्यूबुल से। बहुत सारी क्या होती है, छोटी छोटी माइक्रोट्यूबुल्स होती है, उनसे ये अंतःकंकाल, मतलब वो जो अंदर वाला जो कंकाल होगा, शीर दरिया वाला, वहां पे बहुत सारी माइक्रोट्यूबुल्स मिलती है, और इनसे बनता है क्या, अंतःकंकाल। तो अंतःकंकाल किससे बनता है, माइक्रोट्यूबुल से बनता है।
नेक्स्ट है, किस कोशिकाओं में स्वयं का डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलवक में, राइबोसोम में, या पहले और दूसरे में? किसमें पिलाया जाएगा? हरितलवक में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा, ए और बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी कर लेते हैं, ए एवं बी। ठीक, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्मघाती अंतःप्रदेश जालिका को, लाइसोसोम को, ठीक है, या गोल्जी काय को, किसको कहा जाता है? अंतःप्रदेश जालिका किसको कहा, सॉरी, आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? आत्मघाती थैली अभी बताया था किसमें? लाइसोसोम में, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? विघटनकारी एंजाइम होते हैं, विघटनकारी एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल जो थे जिनको अपन ने देखा, ये 10 जो थे इनको। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है? ये इससे विघटनकारी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे ये फट जाती है तो क्या करते हैं? उस सेल को ही क्या कर लेती है? नष्ट कर लेती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर इतना ही। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगी। और ये जो है कॉम्बो पैक है, ठीक है, आप इनको ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर तीनों साथ में लेते हैं तो आपको कॉम्बो 200 रुपए में पड़ता है, अलग अलग लेते हैं तो सबकी रेट है जो है आपको लिखी हुई है। इसकी 90 रुपए है, इसकी 75 रुपए है और इसकी 51 रुपए है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।